मिड टर्म के बाद से हमने वादा किया था कि हम इंटेल आर्किटेक्चर पे आएंगे, तो जो वादा करो वो पूरा करो, तो वादा हम पूरा कर रहे हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर को हमने उधर ही खैर बात क्या दिया है, बाकी का अब आप लैब्स में कीजिएगा। जो चीजें उसकी एक दो चीजें थी जो मैंने बताया था कि रह गई हैं, वो लैब्स में आपको करवा दी जाएंगी। तो माइक्रो प्रोसेसर वाले पार्ट पे आ गए हैं आज। तो इसमें यह है कि माइक्रो प्रोसेसर वाले में जो पोर्शन जो हम पढ़ेंगे अगले कुछ 4-5 हफ्ते पढ़ेंगे, उसमें एक जो स्लाइड्स का मटेरियल है कुछ वो इधर से लिया गया है। कोर्स है एक इनका मोहम्मद एफ मुदावर का, KFUPM है सऊदीया की इंस्टीट्यूट का एक कोर्स था, तो कुछ स्लाइड्स उधर से ली गई हैं, कुछ हमने मैनुअल वगैरह से बनाई हैं, और ज्यादातर कह सकते हैं कि आप इधर से ली गई हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उनमें कुछ करेक्शन वगैरह थी वो कर दी हैं और उन्होंने अपडेट कर दिया, तो वो वैसी ही नहीं है कि अगर हम ले। सबसे पहले तो हमें ये एक टिपिकल क्वेश्चन होता है कि बेसिकली हमारा कोर्स का मैंने बताया था कि 2 पार्ट्स हैं, एक कंट्रोलर का पार्ट है और एक प्रोसेसर का पार्ट है। तो ये सवाल होता था कि यार फर्क क्या है दोनों में, माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में फर्क क्या है। कंट्रोलर तो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ठीक से जान गए हुए हैं, लेकिन आप उसके अंदर ज्यादा चले गए हैं। लेकिन अगर आप जरा जस्ट जूम आउट करें, उसकी पिक्चर से बाहर निकले और देखें कि उसके अंदर क्या क्या था, तो कंट्रोलर ना एक किस्म का एक ऑल इन वन सिस्टम था। ऑल इन वन से क्या मराद थी कि उसके अंदर प्रोसेसर भी था, प्रोसेसर तो होना ही होना है कि प्रोसेसर बेस्ड ही ये सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ही सिस्टम है। प्रोसेसर तो था ही था, उसमें रैम भी उसी के अंदर ही थी, ठीक है, रोम वाला पोर्शन भी उसी के अंदर था। फिर आईओस थी, जो जनरल पर्पज आईओस वगैरह वो भी उसी पे थी, और इसके अलावा कुछ पेरिफेरल्स थे वो भी उसी के पार्ट बनाए हुए थे, कोई अलग से कुछ नहीं लग रहा होता था। इस तरह की चीज को ना हम कह देते हैं कि ये एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम ऑन अ चिप। सिस्टम ऑन चिप एक टर्म यूज होती है, SOC। तो एक पूरा सिस्टम ऑन चिप होता है बेसिकली, हम माइक्रो कंट्रोलर को हम एक सिस्टम ऑन चिप कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपने एक्सपेंड करना माइक्रो कंट्रोलर को, तो इन नॉर्मल वेज वो इतना रिकमेंडेड नहीं होता या फिजिबल नहीं होता कि जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि यार अगर 4 GB रैम है तो 8 GB रैम कर लेते हैं और इस तरह काम कर लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में भी किया जा सकता है कुछ इस तरह का, लेकिन थोड़ी सी उसकी एडिशनल कह सकते हैं ख्वारी है करने की चीजों की। तो हम क्या करते हैं कि हम जो अपना प्रॉब्लम देखते हैं ना, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से कंट्रोलर ही वैसा चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर हमें एक पूरा एक ना कह सकते हैं कि एक डेडिकेटेड सी चॉइस दे देता है उस काम को करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो माइक्रो कंट्रोलर ऐसी जगह में होता है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का जो आप देखेंगे इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर हैं, दूसरे भी हैं। आपने अपना लैपटॉप, अब डेस्कटॉप्स का तो दूसरा जमाना रहा, नहीं तो उसमें आप ज्यादा विजिबिलिटी होती थी कि आपके ना वो जो बॉक्स है उसके अंदर क्या होता था। लैपटॉप को तो खोलने का कम ही इत्तेफाक होता है, लेकिन उस बॉक्स को, उस केसिंग को हम अक्सर खोल लिया करते थे। तो उसमें क्या होता था कि माइक्रो प्रोसेसर की एक अलहदा होता था और वो लगा होता था कि मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, लैपटॉप में भी ऐसा ही होता है कि माइक्रो प्रोसेसर अलहदा और वो लगा हुआ एक मदरबोर्ड के ऊपर, और उस मदरबोर्ड के ऊपर ही आपकी रैम लगती है, उसी के ऊपर आपके पेरिफेरल्स लगते हैं। वो डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड नहीं होते, माइक्रो प्रोसेसर से बसेस आ रही होती हैं, वो उन बसेस के साथ मदरबोर्ड हेल्प आउट करता है कि उनके साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ इज नॉट अ सिस्टम, इट्स जस्ट अ चिप, एक प्रोसेसिंग चिप है। हाँ, ये जब मदरबोर्ड के साथ मिलता है, पेरिफेरल्स के साथ मिलता है, तब जाके एक पूरा एक सिस्टम बनाता है। क्योंकि इसमें चीजें फिर बाहर से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसमें एक्सपेंडेबिलिटी आप कह सकते हैं पॉसिबल है। जैसे रैम अगर लैपटॉप में 4 GB है तो मैं इसमें स्लॉट होगी तो मैं एक 8 GB भी कर लूंगा, हार्ड डिस्क की मैं चेंज करके कुछ और कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, प्रोसेसर का पार्ट नहीं है उसे हमने बनाया। तो ये तो माइक्रो प्रोसेसर वाले फिर जो सिस्टम होते हैं ये ना जरा जनरलाइज होते हैं। जहां माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं तो आप ये नहीं लेते कि कहते कि मैंने एक ना मैटलैब का प्रोग्राम चलाना, मैं इसके लिए ले रहा हूं। हाँ, एक मेजर एप्लीकेशन आपके नजदीक ये होगी कि आपने मैटलैब का काम करना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वही वाला कंप्यूटर शायद आप यूज कर रहे होंगे, वीडियो मिक्सिंग के लिए भी शायद यूज कर लें, ठीक है, या ब्राउजिंग वगैरह के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो जरा जनरल पर्पज होता है उसका। माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर एक डेडिकेटेड सी एक चीज होती है, चॉइस दे रहा होता है, आप प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम के हिसाब से चूज कर लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं,
एक ही फैमिली में मुख्तलिफ, थोड़ी सी रैम चेंज होगी, थोड़ी कुछ बाइट्स हो रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर में उस तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा कोई चॉइसेस दी होती हैं इसमें भी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी माइक्रो कंट्रोलर की दुनिया में होती हैं। फिर इनकी प्राइसेस में भी फर्क होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स आपके तकरीबन अंडर $1 से शुरू हो जाते हैं, यानी 50-60 रुपए से शुरू होके और जा सकते हैं ये कोई $20-30, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन टिपिकली इधर तक जाते हैं नॉर्मली आपके प्रोसेसर। यानी कि अंडर $1 से लेकर आपको मेजॉरिटी जो सी कंट्रोलर्स मिलेंगे ना, वो $10 to $15 तक के मिल जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर में पता ऐसा नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर में आपकी जो गेम स्टार्ट ही कह लें कि एटलीस्ट अगर वो पेंटियम क्लास का भी है तो $50 से तो शुरू हो रहा होगा। तो इनफैक्ट आपके अब जो से है इस वक्त प्रेजेंटली अवेलेबल जो लॉट है, तो वो तकरीबन आपको $300, $400 इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, जो टॉप नॉच इस वक्त प्रोसेसर है इंटेल का, जो कि 18 कोर्स का है और जो 36 थ्रेड्स चला सकता है, वो तकरीबन $2000 का है। 2000 से भी ऊपर मिनिमम उसकी प्राइस यानी कि रिटेल प्राइस $2000 है, उससे ऊपर ही होगी, कम नहीं मिलेगी जब आप उसे परचेज करने जाएंगे। तो बाकी ये जो से आपके Core i7 वगैरह, ये भी आपके Core i7 प्रोसेसर भी जो से ये आपके $500-600, $800 इस तरीके से मिलेंगे। तो उधर प्राइस का फर्क होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये प्राइस का फर्क आता है तो उसका डोमेन कुछ और है, ये वाला डोमेन कुछ और है, दोनों का यानी कि उसमें फर्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार किस जगह मैं किस चीज को कर सकता हूं। अगर मैंने सिंपल एक डोर ओपनिंग सिस्टम बनाना, कुछ और करना है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं एक बड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनाऊं, इतनी ज्यादा कीमत बढ़ाऊं अपनी। वही वाला काम एक छोटे से कंट्रोलर से भी हो सकता है, तो कंट्रोलर से वो काम क्लियर है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कंट्रोलर से नहीं हो सकते, उनके भी माइक्रो प्रोसेसर ही रहती है चॉइस, तो उधर फिर हमें वही लेना पड़ता है। तो आइए देख सकते हैं। तो खैर ये जितनी भी बातें बताई हैं ये जनरलाइज्ड बातें, आपको माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि नियर टू कंट्रोलर होंगे, और कंट्रोलर की दुनिया में ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो नियर टू प्रोसेसर होंगे। तो बाउंड्रीज कुछ पास का ब्लर होती है। तो ये हार्ड डिफाइंड रूल्स नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको ये रूल्स मिलेंगे जब भी आप देखेंगे ना जो फर्क होता है इनमें। वंस इट्स डिफाइंड, तो अब हम जरा जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में। माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि यार कौन है उधर जो कि आपके मेजर प्लेयर्स हैं, वो कौन है माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में। जैसा होता है ना कि यार गाड़ियों की दुनिया में गाड़ियां बनाने वाले ये मेजर प्लेयर हैं, जहाज बनाने वाले ये मेजर प्लेयर्स हैं। तो प्रोसेसर्स की दुनिया में कौन मेजर प्लेयर, कंट्रोलर्स की दुनिया के तो प्लेयर्स आपको दिखाए थे कि कंट्रोलर्स की दुनिया में कौन मेजर प्लेयर्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया के कौन है, उसमें इंटेल टॉप पे, इंटेल का जिक्र हमने उसमें नहीं किया था कंट्रोलर्स की दुनिया में, ठीक है, लेकिन इधर इंटेल टॉप पे। और ये थोड़ा पुराना है, ये डेटा 2013 का है ये रैंकिंग, ठीक है। तो उसके मुताबिक इंटेल टॉप जो इसकी सेल्स तकरीबन कल वही $36 बिलियन की है। और पाकिस्तान की फॉर एग्जाम्पल सालाना एक्सपोर्ट जो सी है वो शायद $20 बिलियन है। तो इंटेल की सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की जो सी है सेल्स ये $36 बिलियन की है। फिर कॉलकॉम आ जाता है, कॉलकॉम पे चिप्स यूज हो रही होती हैं आपकी अक्सर मोबाइल जो से, मोबाइल की दुनिया में इंटेल आपको नहीं नजर आता है, ना होने के बराबर है, उधर ये कॉलकॉम छाया हुआ है, ठीक है। कॉलकॉम, सैमसंग, ये दोनों छाए हुए। लेकिन कॉलकॉम और सैमसंग का ये है कि ये इनकी अपना प्रोसेसर डिजाइन नहीं है, ये लोग फैब्रिकेट करते हैं, इनकी फाउंड्रीज है। जो डिजाइन है वो हमने, वो किसका है, वो आर्म का है, ARM, ठीक है। तो आर्म एक कंपनी है, उनके कंट्रोलर्स भी हैं, उनके माइक्रो प्रोसेसर्स भी हैं। वो खुद चिप्स नहीं बनाते, वो सिर्फ उनके डिजाइन फाइल्स और कह लें वो देते हैं, नेटलिस्ट वगैरह वो दे देते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उस डिजाइन को लेके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं कि अच्छा हम इस टारगेट मार्केट के लिए लॉन्च करते हैं, इसके लिए कर लेते हैं, और उसको फैब्रिकेट करके उसकी चिप्स वो ये लोग बना रहे हैं। क्वालकॉम हो गया, सैमसंग हो गया, मीडियाटेक है, और इस तरह के आपके मोबाइल्स वगैरह में कभी देखे ना जो उनके प्रोसेसर लगे हैं। तो वो एप्पल वगैरह, एप्पल भी है तो एप्पल भी पीछे डिजाइन यूज आर्म का ही कर रहा है। सैमसंग है तो सैमसंग भी डिजाइन उसका यूज कर रहा है, और कॉलकॉम भी उसका ही कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन आर्म खुद नहीं बनाते, जो आर्म वाले हैं ना ये खुद नहीं बनाते, ये सिर्फ अपना डिजाइन सेल कर रहे हैं। तो देख ले मेन प्रोडक्ट लाइंस क्या, आर्म मोबाइल ऐप प्रोसेसर दूसरे तीसरे केस में, और पांचवें केस में वो है। अगर वैसे हम देखें सेमीकंडक्टर्स में कि सेमीकंडक्टर की लीडिंग सप्लाई कौन है, इसका डेटा ताजा तरीन अवेलेबल था 2017 का भी। तो इसमें भी अगर आप देखें ना
तो वो राइट मोस्ट जो कॉलम है वो हमारे इंटरेस्ट का है कि इंटेल, अच्छा राइट मोस्ट कॉलम ना थोड़ा सा मिसलीडिंग लगेगा कि राइट मोस्ट कॉलम जो है ये फर्स्ट क्वार्टर का है कि पहले 3 महीनों का, तो उसकी बजाय अगर आप 2016 पे देख लेना तो ये आपको पूरे ईयर की अर्निंग्स बता देगा कि इसमें इनकी अर्निंग्स हैं कितनी, $57 बिलियन। और इंटेल की जब आप बात करें तो इंटेल सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं बनाता है, ये चिपसेट्स भी बनाता है, बोर्ड्स भी बनाता है, इस तरह की चीजें करता है। तो ये अगर टाइटल देखें तो है सेमीकंडक्टर सेल्स, तो सेमीकंडक्टर में जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर आके माइक्रोप्रोसेसर्स भी आते हैं, बाकी चीजें भी आती हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर इसका एक पार्ट होगा कह लें, लेकिन हमें पता है कि इंटेल की जो सेल्स है वो मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, माइक्रोप्रोसेसर्स का है। तो एक इंडिकेटिव भी है इस चीज का कि इंटेल की जो $57 बिलियन की सेल्स है इसमें मेजर कोई 70% चंक इसका माइक्रोप्रोसेसर्स की सेल्स का होगा। अच्छा इधर देखेंगे अगर आप ना, तो जो 2013 वाला दिखाया था उसमें देखा गया काफी फर्क था सैमसंग का और एनन का, लेकिन अब देखें अभी ना बड़ा नैरो होता है, 2016 में काफी नैरो हो गया हुआ है, और अगर 2017 का फर्स्ट क्वार्टर देखें तो बहुत कम फर्क रह गया हुआ है। तो मे बी इस साल में शायद सैमसंग क्रॉस कर जाए इंटेल को, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो नहीं तो अगले साल तो कर ही जाएगा, जो ट्रेंड जा रहा है जिस हिसाब से सैमसंग का इंक्रीज हो रहा है तो वो शायद क्रॉस कर जाए। तो सैमसंग है, कॉलकॉम वगैरह, ब्रॉडकॉम ये काफी नीचे है। ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम के तो वही मोबाइल्स में सेट होते हैं, ब्रॉडकॉम के होते हैं आपके जो वाईफाई राउटर्स और जो मुख्तलिफ है ना नेटवर्क के सामान, उसमें होते हैं ब्रॉडकॉम के। ये हाइनेक्स और माइक्रॉन ये मेमोरीज बनाती हैं, जो आपकी DDR रैम्स वगैरह होती है ना, या SSDs वगैरह, ये उसमें है दोनों। TI का इतना ही माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोलर्स भी बनाती है, TI टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है कंपनी, वो बना रही है। फिर तोशिबा है, ये फिलिप्स वालों का NXP का डिवीजन है, और फिर मीडियाटेक है, देखा होगा कुछ मोबाइल्स में मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज हो रहा होता है। इस साल शायद NXP का और इनका मर्जर हो रहा है, कॉलकॉम का और NXP का मर्जर हो रहा है। जब इनका मर्जर होगा तो ये भी फिर एक बड़ी एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। अब इंटेल जो है ना, इंटेल के अंदर भी ना ये कि कुछ और कंपनियां मर्ज हो चुकी हुई हैं, पिछले साल हुई थी। एक उनमें थी अल्टेरा जो कि FPGA बनाती है, जैसे Xilinx का था ना FPGA, तो Xilinx तो एक लीडिंग सप्लायर है FPGAs का, तो उसका शायद 70% के करीब होगा मार्केट शेयर या 60%। तो जो सेकंड नंबर पे आता है वो अल्टेरा वाले आते हैं, तो अल्टेरा को एक्वायर कर लिया था इंटेल ने। तो इंटेल की इस चीज के अंदर उनकी भी फिगर्स शामिल है, उनकी सेल्स की भी फिगर शामिल है, लेकिन मेजॉरिटी क्या लेंगे माइक्रोप्रोसेसर्स ही है। ट्रेंड क्या है, अगर ट्रेंड देखें हम, ट्रेंड ये है कि इंटेल के अप्रोच कर रहे हैं लोग, जो कि बहुत अरसे से नहीं थे वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटेल डोमिनेंट है डेस्कटॉप मार्केट में, सर्वर्स मार्केट में। होली मार्केट जो होती है ना स्टैग्नेंट हुई हुई है, यानी कि उसमें ग्रोथ रेट वैसा नहीं है, यानी कि 5% 10% के हिसाब से बढ़ा होगा। लेकिन मोबाइल की मार्केट बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर रही है। घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 के पास शायद 10 मोबाइल हो या शायद 15 मोबाइल हो। अगर जहांगीर जैसे है हमारे जिनका सप्लाई है और इस तरह की चीजें, तो हो सकता है कि उनके पास 3 दिन मोबाइल भी हो क्या रखे हुए उन्होंने। लेकिन डेस्कटॉप क्या होगा, डेस्कटॉप शायद एक आधा पड़ा होगा, लैपटॉप क्या होगा 1 या 2 पड़े होंगे, ऐसा क्या। लेकिन ये तो ये एक चीज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि ये हर इंडिविजुअल का है, यानी कि मोबाइल इज अ पर्सनल डिवाइस, ठीक है, और डेस्कटॉप या लैपटॉप भी एक किस्म का पर्सनल, लेकिन वो हर किसी के इस्तेमाल में नहीं होता। ये तो एक कॉमन मैन भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और जो भी इस्तेमाल कर रहा है स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है उसमें इनके प्रोसेस लगे हुए हैं। तो एक ये वजह है बड़ी कि सैमसंग ने इनको अप्रोच कर रहा है। सैमसंग वाला डेस्कटॉप सर्विस की मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, मोबाइल की मार्केट में, उसकी वजह से इनकी ये सेल्स काफी इधर पहुंच रही है। वैसे देखें सैमसंग और एप्पल कंपेटिटर है, लेकिन एप्पल वाले काफी अर्से तक सैमसंग से अपना प्रोसेसर बनवाते रहे, ठीक है ना, कि उसको जो आर्म से डिजाइन लेते थे उसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमाइज करके फैब्रिकेट सैमसंग से करवा रहे होते थे वो लोग। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चल रही होती है। तो खैर ये बताने का मकसद क्या था, ताकि आपको आइडिया हो कि यार हैं कौन इनमें मेजर प्लेयर्स। इंटेल ही अभी तक, जल्दी ये खत्म हो जाएगा, तो हम भी तब इंटेल को शिफ्ट करके किसी आने वाले प्रोसेसर पे चलेंगे। अभी हम इंटेल के ऊपर ही रहते हैं। तो इंटेल की दुनिया में हम देखते हैं हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोर्स होगा वो फोकस इंटेल के माइक्रोप्रोसेसर्स पे कर रहा होगा, ठीक है। और रीजन क्या है कि एक मेजर एक फोर्स रही है ये माइक्रोप्रोसेसर्स की दुनिया में इंटेल जॉनसन, जो कि अब इसके यानी कि कह लेंगे बादशाह जरा खतरे में पड़ी हुई है कि अब और लोग आ गए, लेकिन अभी तक यही एक मेजर फोर्स है। और डेस्कटॉप और सर्वर्स में ये रहेगा, अभी भी चलेगा, अभी इसको कोई नहीं कर रहा है। अच्छा ये नहीं है कि अब आगे शेयर हो गए,
ये शुरू से है। इनफैक्ट जो पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था 4 बिट का 1971 में हुआ था लॉन्च, 4004 उसका नंबर था, तो 4 बिट का प्रोसेसर था। तो ये इन्होंने ना कैलकुलेटर्स में लगाते थे ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगले साल इन्होंने 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया 1972 में। अच्छा, आप लोगों ने जो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था वो भी 8 बिट का था, याद रखें। जो अभी पिक वाला हमने पढ़ा था वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था। तो इन्होंने लॉन्च किया है 1972 में। पिक वाले तो बेचारे काफी बाद में आए थे लेके कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर की दुनिया में लेके आए थे, वो 80s में लेके आए थे पहले। तो ये 72 में था। और 16 बिट का इन्होंने 8086 जो प्रोसेसर था वो 1978 में किया। बेसिकली ये एक था टर्निंग पॉइंट कह लें कंप्यूटर्स की दुनिया का 1978 के। लॉन्च तो इन्होंने कर दिया, पहले हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना चीजों को पॉपुलर होने में। तो 1978 के वो एक किस्म का ट्रांजिशन टाइम है कि जब दुनिया को पता चला कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आ गए हैं। यानी कि आने तो पहले शुरू हो गए थे, लेकिन अब ज्यादा लोग उनसे वाकिफ होना शुरू हो गए थे, ज्यादा एप्लीकेशन, ज्यादा और चीजें शुरू हो चुकी थी। पहले तो ये होता था कि इन्हें माइक्रो क्यों कहते थे कि पहले जो मिनी फ्रेम्स भी होते थे एग्जिस्ट करते, ठीक है, मेन फ्रेम्स होते थे, तो वो क्या होते थे पूरे पूरे कमरे में पड़े हुए सिस्टम, ठीक है। हमने इवन यूनिवर्सिटी लेवल में जब हमने किया था तो उधर भी हमारा एक जो मेन फ्रेम होता था वो एक कमरे में अलहदा पड़ा होता था, वैक्स का होता था सेटअप, और हम दूसरे जगह जाके कंसोल के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर जाके उसके कुछ कर रहे होते थे, और बहुत ही लिमिटेड सी उसकी प्रोसेसिंग ऑप्शन होती है और महंगे होते थे वो। तो माइक्रो इन दैट सेंस था कि ये एक किस्म का एक पोर्टेबल चीजें थी, यानी कि छोटे साइज में थे बहुत ही, जो इतने बड़े बड़े थे ना इस साइज में, उससे बहुत कम रह गए, छोटे साइज में थे। तो इन्होंने चेंज किया था। तो ये जो कह सकते हैं कि ये जो एक टर्निंग पॉइंट है ना दुनिया का 1986 से एक नया एक एरा शुरू हो गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है 16 बिट की फैमिली, ठीक है। इससे जाके फिर इसी के लिए फिर कुछ जो पॉपुलर थे उस वक्त क्या ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो आए थे, यानी कि जब ये आया तो साथ ही फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले डॉस ले आए थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसके साथ मिलकर ये जरा इस्तेमाल करना जरा आसान हो गया होता। IBM वालों ने अपना जो पर्सनल कंप्यूटर की टर्म थी वो शुरू हुई थी फिर कि उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर दिया कि हर किसी के पास एक पर्सनल कंप्यूटर हो, ठीक है ना। अब तो यानी एक तो फोन है ना, फोन का तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो और फिर कुछ अर्से बाद विंडोज का एक बड़ा बेसिक सा वर्जन आ गया था जो कि इस्तेमाल होना शुरू। तो एक दुनिया बदलने लगी, जैसे कह लेंगे आईफोन्स के आने के बाद मोबाइल्स की दुनिया बदलने शुरू हो गई, इस तरह ये कह सकते हैं कि आपका कि 8086 और ये डॉस वगैरह जो उसके विंडो का इब्तदाई वर्जन था, उसके बाद एक कंप्यूटिंग की दुनिया एक बदलने लग गई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज जिसे कहते थे ना, वो एक किस्म की सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। तो अब हम आगे कुछ क्या बताएंगे, तो इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जो मुख्तलिफ इनके थे ना मॉडल्स थे इंटेल के, ताकि जस्ट हमें आइडिया, जब हम बाद में डिस्कस करें तो हम कहेंगे यार उसमें ये होता था, उसमें ये होता था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी हम जो डिस्कस कर रहे होंगे। एक चीज तो हमने कंट्रोलर्स में भी तय कर ली थी कि यार हम जब कहते हैं कि एक चीज 8 बिट्स की है, 16 बिट्स की है, तो किस बेस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि वो 8 बिट की है, 16 बिट की है। क्या था वो? फॉर एग्जाम्पल ये जो 8 बिट का प्रोसेसर है, ये सारे 8 बिट के प्रोसेसर, इनमें क्या चीज है जो कि डिफाइन कर, सॉरी ये नहीं, ये तो सारे 16 बिट के हैं प्रोसेसर, ये जो 8 बिट के हैं या वो 4 बिट के थे, कि जो हम कहते हैं ना बिट लेंथ है प्रोसेसर की, वो नॉर्मली डिफाइन होती है उसके डेटा पाथ से, कि उसके रजिस्टर्स का साइज क्या है और उसकी डेटा बस का साइज कितना है। बाकी ओवरऑल में अगर पूछा जाए, जैसे पेपर में क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमैन, तो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं। जो भी इंटेल के माइक्रोप्रोसेसर्स हैं ये सारे वॉन न्यूमैन के एग्जांपल्स हैं। वॉन न्यूमैन में क्या होता है कि आपकी प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी एक ही जगह पे रिजाइड कर रही होती है, अलग-अलग नहीं होती, फिजिकल स्पेसेस अलग नहीं होती, वो एक ही मेमोरी में वही प्रोग्राम भी पड़ा होता है, वही डेटा भी पड़ा होता है। अच्छा, अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम आगे आ रहे हैं, कहें यार कोई बंदा कहे कि यार जी सर उसमें तो कैशेस भी तो होते हैं, इंस्ट्रक्शन कैशे होती है, डेटा कैशे होती है, तो चले उस सेंस में कह सकते हैं कि यार कि वो कैशे लेवल के ऊपर तो जाके हमने अलहदा कर दिया, प्रोग्राम को अलहदा कर दिया, डेटा को अलहदा कर दिया, लेकिन वो जहां से उठ के आ रहा है मेन मेमोरी, वहां ये इकट्ठे ही पड़े होते हैं। उस हिसाब से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जो होता है। जो हमारा पिक वाला था वो एक एग्जांपल थी किसकी, हार्वर्ड आर्किटेक्चर की, उसमें प्रोग्राम मेमोरी अलहदा रिजाइड हो रही थी और वो
तो पेपर में जैसे लोग क्या कर रहे थे, चीज मिक्स कर रहे थे, रैम और रोम को कि रैम उसकी लैदा होती है, रोम उसकी लैदा होती है। रैम और रोम इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डिस्क्राइब दिस थिंग। ठीक है कि रोम में ज्यादातर प्रोग्राम होता है और रैम में ज्यादातर आपकी क्या होता है, डेटा होता है, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत है कि डेटा कहां है पड़ा हुआ। ठीक है, तो डेटा आपका ज्यादातर रैम में पड़ा हुआ मिलेगा। प्रोग्राम भी आपका क्या होता है कि जो मॉडर्न सिस्टम होते हैं उसमें आपकी जो भी एक रीडेबल मेमोरी है उससे लोड होके रैम में ही आता होता है वो भी। तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं करते कि रैम अलहदा होती है, रोम अलहदा होती है। आप ये बताएंगे कोड मेमोरी किधर पड़ी है और डेटा मेमोरी किधर है, इस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इनमें क्या हम कहते हैं मॉर्निंग मैन में क्या होते हैं, कोड और डेटा मेमोरी एक ही जगह होते हैं, रिजाइड कर रहे होते हैं। तो बात चली थी कि ये जो बिट लेंथ है प्रोसेसर की, ये किधर से निकलती है, ये उसके डेटा पाथ से निकलती है। जो डेटा बेस है इसकी, जो 16 बिट का प्रोसेसर है, जैसे ये वाला 16 बिट का प्रोसेसर है, इसमें इसकी डेटा बस भी 16 बिट की होगी और डिस्टेंस भी 16 बिट की होगी। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ ना जब ये प्रोसेसर के आर्किटेक्चर चेंज होने लगता है, फैमिली चेंज होता है, तो ये बात का ना ये डेफिनेशन ना उतनी स्ट्रिक्ट नहीं रहती हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ना ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम 16 बिट वाले कुछ देखेंगे प्रोसेसर के, इनमें ये 16, तो इनमें हम देखेंगे 32 बिट वाले जब देखेंगे हम देखेंगे डेटा बस का साइज बढ़ गया हुआ है थोड़ा सा। एड्रेस बस कौन सी है, किसी केस में हम देखेंगे कि यार 16 बिट की है, किसी केस में हम देखेंगे कि यार वो 20 बिट्स की है, या इससे ज्यादा की भी हो सकती है। तो ये ना फिर उतनी स्ट्रिक्ट नहीं रहती, ये ना जनरलाइज्ड है, कह लें कि आपकी कुछ डेफिनेशन कि इन जनरल आपको अगर 16 बिट का प्रोसेसर है तो 16 बिट की डेटाबेस मिलेगी इन जनरल। ठीक है, और 16 बिट के रजिस्टर मिलेंगे इन जनरल। ठीक है, लेकिन कुछ बाउंड्री केसेस हो सकते हैं कि जहां शायद ये चीज स्ट्रिक्टली ना हो, उसे आप फॉरगो कर सकते हैं। अच्छा, तो इनकी क्या खास बात थी, ये 1978 में आए हैं और अर्ली 80s में फिर आते रहे इनके कुछ वेरिएशंस कि फिर 80-87 में क्या था, फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर आ गया। अब तो हमारा जो होता है प्रोसेसर होता है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना कि 2.7 डिवाइड बाय 3.5 लेट्स से। अब ये वाली चीज जो इंटीजर, ये वाले जो प्रोसेस है ना, पहले ये इंटीजर प्रोसेसर्स थे। इंटीजर प्रोसेस थे, जैसे आपका जो पिक वाला कंट्रोल था वो भी एक इंटीजर प्रोसेसर, उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट नहीं लगा हुआ, नहीं लगा। तो फिर वो कैसे करते हैं 2.3 डिवाइड बाय 3.5, वो फिर सॉफ्टवेयर रूटीन्स होती हैं जो कि उस चीज को एमुलेट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट चीज को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब एमुलेट होती है हार्डवेयर में वो चीज नहीं हो रही होती, तो वो फिर क्या होता है, स्लो हो जाती है। तो वही काम जो पहले 2 साइकिल्स में हो सकता था या 1 साइकिल में हो सकता था, वो फिर 20-30 साइकिल भी ले लेता होता है। तो पिक के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करें लेट से या ऐड करें 2+3, तो ये शायद सिंगल साइकिल में हो जाएगा परफॉर्म, सिंगल मशीन साइकिल में। लेकिन अगर आप वही कोई फ्लोटिंग पॉइंट 2 नंबर्स को करेंगे तो उधर वो एक लाइब्रेरी कॉल बन जाएगी, आपको तो नहीं नजर आएगी, पीछे वो एक लाइब्रेरी कॉल बन जाएगी और उस चीज को 8-10 साइकिल से लेकर 20-30 साइकिल्स लग सकते हैं जो आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रोसेसर में क्योंकि हार्डवेयर में सपोर्ट नहीं है उसके रियल नंबर्स को ऐड करने की, तो वो अब उसे एक फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है जो आपको तो नजर नहीं आ रहा, आपको तो काम करके दे देता है, लेकिन पीछे ख्वारी उसे करनी पड़ रही है, तो हार्डवेयर में सपोर्ट नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया था, फिर 80-87 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एक साथ डालना शुरू कर दिया था। तो एक प्रोसेसर होता था, आप कहते हैं यार मुझे एफपीयू वाला चाहिए प्रोसेसर, तो उसका मॉडल अलग होता था। अगर वो 8086 है तो 8087 ये होता था। ठीक है ना, और अगर 8186 है तो 8187 उसका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हुआ करता था। तो जिन्होंने तेज काम करना था, साइंटिफिक काम करना हुआ करता था, वो कहते थे जी हम ना एफपीयू वाला लेंगे प्रोसेसर। तो ये गेम थी। फिर इसके अलावा कुछ एड्रेसिंग मोड्स थी, रियल एड्रेस मोड, और वो कराई थी, ऑपरेटिंग मोड्स थी प्रोसेसर की, वो कुछ इंट्रोड्यूस करवाई थी इसमें इन्होंने। अच्छा, फिर 8186 के बाद आ गया 80286, ये 1982 में हुआ है। इसमें क्या किया कि एड्रेस बस जो पहले 20 बिट की थी वो उठा के 24 बिट की कर दी हुई है। ठीक है, और एक प्रोटेक्टेड मोड इंट्रोड्यूस कर दी थी। लेकिन जो मेजर चेंज आया ना इंटर प्रोसेसर में ही, फिर होता है ना कि मेजर यार चेंज कब आता है कुछ, वो फिर आया था 80386। जो 386 वाला था ये 1985 में आया था। ये फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर था, यानी कि 85 में 32 बिट का प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया था, और इसमें 32 बिट ही जनरल पर रजिस्टर था, डेटा पाथ इसका 32 बिट का था। तो ये IA32 IA64 लिखा होता है बात साहब ना, अगर आप डाउनलोड करने जाए ना, या X86 लिखा होता है, वो किसको कर रहा होता है, वो बेसिकली इस फैमिली को कर रहा होता है, डिनोट इस फैमिली की बात कर रहा हूं 386 की। तो इसमें 32 बिट की डेटा बस है, 32 बिट की एड्रेस बस है, और ये 4 गीगाबाइट
मेमोरी एड्रेस कर सकता है। बड़ी बात थी 4 गीगा। उस वक्त तो लोग कहते हैं यार 4 गीगा किसको चाहिए होगी, क्यों? उस वक्त जो मेमोरीज लोग इस्तेमाल कर रहे थे वही होती थी 4 मेगाबाइट, 8 मेगाबाइट। 4 मेगाबाइट से 4 गीगा एक बड़ा जंप है ना। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि आजकल जी मेमोरी कितनी है तुम्हारे जी सिस्टम में, 8 गीगाबाइट, तो हम कहेंगे यार 8 टेराबाइट क्यों नहीं है तुम्हारे सिस्टम में? तो 8 टेराबाइट तो हार्ड डिस्क भी नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये वैसे ही था सोचना उस दौर में कि जब ये 4 गीगाबाइट कर सकता था तो उसमें जो मेमोरीज जो चल रही होती थी लोग इस्तेमाल कर रहे थे 4 MB, 8 MB, 16 MB होते थे, ठीक है। इसके अलावा फिर ये कुछ और कॉन्सेप्ट, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैट मेमोरी, ये इंट्रोड्यूस कराए थे जिनको हमने सबको देखना है, पढ़ना है। फिर जनाब एक और इनका जो था वो था 80486। अच्छा, इसमें जो खास बात हुई थी 486 प्रोसेसर में, इसमें ये था कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट पहले अलग चिप पे होते थे, ये फिर ऑन चिप हो गया था। जिस मेन डाई जिसके ऊपर प्रोसेसर था उसी के ऊपर फिर इन्होंने FPU यूनिट भी डालना शुरू कर दिया था। ये एक मेन चीज थी। और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। पाइपलाइनिंग वैसी जैसे हमने पिक में भी पढ़ी थी पाइपलाइनिंग, पिक वाली आसान थी, ये थोड़ी ट्रिकी पाइपलाइनिंग है। और जो फिर एक मेजर कह लेंगे एक यानी कि 80s में अगर हम कहेंगे 386 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और 70s में 8086 बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो 90s में 80586 जिसे पेंटियम कहते हैं, पेंटियम ब्रांड नेम आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में। ये एक बड़ा था और जब ये आया था तो छा गया था। पेंटियम प्रोसेसर जो होता था ना, एक बड़ा पॉपुलर हुआ था ये ब्रांड नेम इनका, इंटेल वालों का। इसमें इन्होंने क्या कर दिया था, तो ये 32 बिट का ही प्रोसेसर, डेटा बस इन्होंने 32 बिट की नहीं रखी, 64 बिट की कर दी। अभी तक तो मैंने यही कहा था ना कि यार डेटा पाथ भी उनका जितने बिट का प्रोसेसर होता है डेटा पाथ होता है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेगी, तो ये वो एक एक्सेप्शन है कि 64 बिट की इसमें डेटा बस है। एड्रेस बस 32 बिट की है लेकिन वो 64 बिट का, रजिस्टर्स अभी भी 32 बिट का ही है इसके अंदर। फिर अब इन्होंने ये किया कि पाइपलाइन पहले एक होती थी एग्जीक्यूशन की, इसमें इन्होंने 2 कर दी, एट द सेम टाइम 2 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत देना। तो ये चीज सुपर स्केलर कराती थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे सुपर स्केलर वगैरह क्या होता है। और कैशेज आ गई थी, अलहदा से इंस्ट्रक्शन कैशे अलहदा कर दी, डेटा कैशे अलहदा कर दी। और फिर बाद में कुछ मॉडल आए जिसमें इन्होंने किया MMX मॉडल, जिसे कहते थे कि MMX इंस्ट्रक्शंस के साथ मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, जो आपके मल्टीमीडिया के प्रोग्राम्स को ना तेजी से चला सके। अच्छा, फिर जनाब पेंटियम अगर आया था 93 में, तो पेंटियम प्रो आ गया 95 में। उधर 2 वे की 2 थी पाइपलाइंस, इधर इन्होंने 3 कर दी हैं पाइपलाइंस और कैशे का साइज बढ़ा दिया। और फिर पेंटियम 2 लॉन्च हुआ 1997 में और फिर पेंटियम 3 लॉन्च हुआ जो कि 1999। मैंने जो पहला सिस्टम जिस पे वैसे काम किया था वो था 486 था मेरा पहला सिस्टम जिस पे काम किया था 92-93 में। ये 486 होता था। तो फिर पेंटियम पे किया था और मेरा जो अपना पहला कह लेंगे पर्सनल सिस्टम था वो पेंटियम 2 था। तो उन दिनों पेंटियम 2 आया था और हमने कहा जी नहीं, हमने पेंटियम 2 लेना, हमने असाइनमेंट बनानी होती है और ये वो। तो घर वाले ने कहा ठीक है जी ले ले। हाँ, तो जिस तरह तुम लोग नहीं रोलर डाल के लेते हो जी, बड़ा काम शाम है, तो हमने भी इस तरह रोलर शोलर डाल के ले लिया। तो ये डेस्कटॉप प्रोसेसर था पेंटियम 2। तो उसमें रैम कितनी थी? उसमें रैम थी 32 मेगाबाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा थी। और हार्ड डिस्क तो बहुत ही बड़ी थी, यानी लोग कहते थे यार इतनी बड़ी हार्ड डिस्क का क्या करना, 8 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क थी उसके अंदर। तो लोग कहते थे यार तूने इसके अंदर क्या करना है यार, 8 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती थी 512 MB की, 1 GB की नॉर्मली होती थी, 2 GB तक। तो 8 गीगा की यार हार्ड डिस्क वाली, ये तो खत्म नहीं होनी। तो 3 साल बाद पता चला नहीं ये तो यूं खत्म होती है। और अब तो 8 गीगाबाइट की आपकी जो होता है वो SD कार्ड भी नहीं होता है, उससे भी बड़ा होता है वो। तो हार्ड डिस्क पूरी जनाब वो होती थी 8 में। खैर फिर पेंटियम 3 आ गया। इनमें ना था एक तो ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इनमें ग्रो कर रहे थे और फिर दूसरा इसमें क्या था कि इनमें यानी कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं ये सिर्फ नंबर्स नहीं चेंज हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारा आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि उसका डेटा पाथ बड़ा करते जा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर को बताती हैं। क्या कि एक तो चीज वही है कि हमने कहा कि रजिस्टर का साइज 16 से 32 हो गया, ठीक है, डेटा पाथ उसका 32 था तो 64 हो गया, इस तरह पाइपलाइंस बढ़ गई। इसके अलावा फिर ये होते हैं कि जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कुछ डाल देते हैं, मल्टीमीडिया काम करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस डाल दो।
कोई ऑडियो प्रोसेसिंग का काम है तो उससे रिलेटेड जो कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए हो सकती हैं वो इंस्ट्रक्शंस डाल दी जाए। अच्छा, इसके अलावा फिर कैशेस का है कि कैशेस डाल दी जाए, L1 लेवल की, लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये कैशेस डाल दी जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि चल रही होती हैं। तो ये सिर्फ आपने उसके साथ महदूद नहीं करना कि यार सिर्फ शायद बिट्स बढ़ जाती हैं, कुछ और होता नहीं, और भी बहुत कुछ चेंज हो रहा था। और ये सब कुछ जब चेंज हो रहा था तो ये इन दी एंड तो ये चीजें जो आपकी चिप के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होती हैं ट्रांजिस्टर से हो रही होती हैं, तो ट्रांजिस्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो वो एक आगे कुछ टेबल आएंगे जिसमें हम देखेंगे जो शुरू के प्रोसेस थे उनमें ट्रांजिस्टर शायद कोई 2000 थे या 3000 थे, ठीक है। लेकिन अब जो आपके पास माइक्रोप्रोसेसर आ रहे हैं इनमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इतना फर्क आ चुका हुआ। फिर पेंटियम 4 की फैमिली थी और साथ ही फिर इन्होंने क्या किया था, ये एक डेस्कटॉप इनकी सीरीज थी चल रही। तो प्रोसेसर क्लासेस होती है किस काम के लिए यूज हो रहा है। तो डेस्कटॉप प्रोसेसर जो होते हैं उनमें पावर के कंजम्पशन का इतना इशू नहीं होता, यानी वापड़ा लगा हुआ है जो अभी पावर सप्लाई एसी सप्लाई आ रही लगा हुआ कोई। लेकिन जब जैसे आप लैपटॉप पे जाते हैं तो आपको फिक्र पड़ जाती है यार बैटरी कम खाए। उसके लिए इन्होंने मोबाइल प्रोसेस की फिर बाद में एक रेंज की, अभी तक नहीं है लेकिन बाद में फिर इन्होंने की थी लॉन्च। और फिर इस तरह सर्वर्स होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं सर्वर्स की कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर्वर में मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस वगैरह नहीं चाहिए होती है, उधर कुछ और होते हैं कि क्या लेंगे, उधर बैंडविड्थ जरा ज्यादा चाहिए होती है, कॉपिंग के काम हो रहे हैं और कुछ काम हो रहे हैं, नंबर क्रंचिंग के काम हो रहे हैं, वहां का कुछ और है। तो इन्होंने फिर ना सर्वर्स के लिए ना एक जियोन का एक अलग से सीरीज लॉन्च की थी, ठीक है। तो इनके ऊपर चिप्स होती थी ज्यादा, कोर्स वगैरह भी फिर ज्यादा की, और ये डेस्कटॉप की सीरीज ये एक अलग चल रही होती थी। ये वो फिर मोबाइल सीरीज है जो कि इन्होंने लैपटॉप्स वगैरह के लिए की कि जो ना जरा कम पावर खाए। तो पहले नहीं तो अगर वो 1 घंटा खाते तो उससे 3 घंटे का इनका बैटरी टाइम हो गया था। और अब जो मॉडर्न कुछ लैपटॉप्स हैं उनके में तो जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस है उसका जो क्लेम करते हैं वो टाइम बैटरी का वो 18 घंटे कर रहे होते हैं। अगर आप वो चलाएं तो 18 घंटे बैटरी टाइम देगा आपको। और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता ना 32 बिट आर्किटेक्चर की लिमिट आने लग गई थी। 32 बिट का मसला ये था कि अगर 2 की पावर 32 लें तो आपको बताता कि 4 GB तक की मैं फिजिकल मेमोरी एडजस्ट कर सकता हूं, इससे ऊपर मसला है। अब वो लिमिट जो आ रही है तो उसको कैसे किया रहा है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा 32 बिट है हम इसे डबल कर लेते हैं 64 बिट। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ट्रांजिशन शुरू कर दिया था 64 बिट पे जाने का। तो ये एक 64 बिट ट्रांजिशन का इन्होंने क्या था कि उसके लिए कुछ रजिस्टर स्पोर्ट्स और ये डाल दी थी, मेमोरी की सपोर्ट डालनी शुरू कर दी थी। पढ़ने वाले थे इस वक्त तो ज्यादा बंद है, रात को निकलेंगे 8 बजे, बड़े ठीक होते हैं उस वक्त मेरे पास। अच्छा हाँ ये देख। अच्छा फिर जनाब एक इंटेल कोर प्रोसेसर, शायद अभी भी कुछ लोगों के पास, आपके कुछ फेलोज के पास हो कोर टू डुओ, कोर टू क्वाड और ये वाले प्रोसेसर हो। तो ये हुए थे लॉन्च। अच्छा फिर ये हुआ कि इन्होंने थोड़ा सा हुआ ये कि एक इंटेल का है मूर्स लॉ, जो इंटेल का बानी है ना मूर, गॉर्डन मूर, उसका एक लॉ है। उसका ये था कि हर 18 महीने बाद प्रोसेसिंग स्पीड या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो डबल हो जाएंगे। तो ये मूर्स लॉ ना बहुत अर्से तक फॉलो होता रहा कि हर 1.5 साल बाद आपकी प्रोसेसिंग स्पीड और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल होते थे। इवन हार्ड डिस्क में भी यही रूल चलता था आपका कि हर 1.5 साल बाद आपकी हार्ड डिस्क की जो है ना कैपेसिटी वो डबल होती थी। मूर MOOR गॉर्डन मूर, ये इंटेल का फाउंडर है। तो इसको मूर्स लॉ कहते हैं बेसिकली ना। अच्छा लेकिन अब मूर्स लॉ ना क्या लेंगे, पिछले कोई 7-8 सालों से उस तरीके से नहीं फॉलो हो रहा है, बल्कि ज्यादा क्या लेंगे मिड 2000 यानी कि 2005 एंड अब बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि अब लिमिटेशन आती जा रही है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की भी, और जो डेसिपेशन है ट्रांजिस्टर इतने ज्यादा हो गए हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हो गए हैं कि उनकी हीट डेसिपेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब ना फिजिकल कंस्ट्रेंट आने लगे हैं। ट्रांजिस्टर इतना छोटा हो गया है कि इट इज रीचिंग, जो नेक्स्ट आएगा वो 10 नैनोमीटर पे होगा। यानी कि जो आपकी होती है ना क्या लेंगे वेफर के ऊपर आप क्या लेंगे एटॉमिक साइज, उनको अप्रोच करने लगे। तो वो एक फिजिकल लिमिट्स आने लग गई हैं। अब उसकी वजह से ना मूर्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में थोड़ा सा क्या किया, टिकटॉक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया। इन्होंने कहा कि हम इस तरह करेंगे कि 1 साल इसकी प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो सी है वो चेंज करेंगे और 1 साल इसका आर्किटेक्चर चेंज कर लेंगे। तकरीबन 1 साल, बास का कुछ 1 साल के अंदर ही दोनों काम कर लेते थे और बास का
1 से 2 साल का वक्त फायदा था। तो इसे टिक टॉक कहते होते थे। कि टिक में क्या था कि प्रोसेस टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से क्या मुराद कि जो आपका प्रोसेसर बन रहा है इन दी एंड वो क्या है, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। वो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो किन से बने? किसी ट्रांजिस्टर से बने। वो जो ट्रांजिस्टर है उनका साइज क्या है? तो ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी को एक बड़ा ही क्रूड सा एक वे उनके साइज से भी हम डिफाइन करते हैं कि उनका साइज जनाब 45 नैनोमीटर है, 32 नैनोमीटर है, 22 नैनोमीटर है, 14 नैनो है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितना है। जैसे जो मैंने बता रहा हूं ना कि जो मैंने कंप्यूटर लिया था पहले P2 वाला, उसके अंदर जो साइज था आई थिंक वो नैनो में नहीं था, वो माइक्रॉन्स में था। वो यानी कि वो कुछ 100 नैनोमीटर 100 या 200 नैनोमीटर था उसका साइज। तो देखें कहां से होता आजकल जो प्रोसेस जितने भी आ रहे हैं, जो भी पिछले 3-4 सालों में लिए हैं, वो तकरीबन 14 नैनोमीटर वाले, 14 नैनोमीटर के ऊपर चल रहा है। तो ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी है कि वो कहते हैं कि हम हर टिक के ऊपर प्रोसेस टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे। तो आप देखें कि प्रोसेस टेक्नोलॉजी ये तकरीबन इन्होंने शुरू किया था 2005-7 से शुरू किया था। तो तकरीबन 2 से 3 साल के वक्त के बाद ये चेंज होती जा रही है। लेकिन 14 नैनो के ऊपर पिछले 4 साल से फंसे हुए हैं, उसे नीचे नहीं जा पा रहे क्योंकि काफी अब इश्यूज आ रहे हैं कि अब साइज और कितना डिक्रीज किया जाए। तो अभी तक जो लेटेस्ट अभी भी जो आए हैं ना, ये जो इन्होंने पिछले महीने में जो रिलीज किए हैं वो भी 14 नैनोमीटर के ऊपर किए हैं। अगले साल मोस्ट प्रोबेबली है कि 10 नैनोमीटर के ऊपर चल जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक दफा प्रोसेस की टेक्नोलॉजी बेहतर करेंगे, एक दफा आर्किटेक्चर बेहतर करेंगे। तो इसको टिक टॉक। तो क्या था कि टिक में श्रिंकिंग ऑफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी, लेकिन आर्किटेक्चर सेम है, और इसमें नया आर्किटेक्चर है लेकिन प्रोसेस सेम है। तो एक दफा एक चीज सेम, अगली दफा एक चीज सेम। टिक टॉक ये वाला काम है। तो इसमें अगर हम देखें इस टिक टॉक में, तो ये तकरीबन 2006 में इन्होंने शुरू किया ये वाली खाता 7 में कह लें। तो इनमें कोर प्रोसेस इनके पहले लॉन्च हुए जो थे ना, कोर 2 डुओ जो अभी बताए थे, डुअल कोर और वोले प्रोसेस। फिर अगर आप देखें इसमें, फिर इनमें इनका एक मेजर ये था नैलम जो सा था माइक्रो आर्किटेक्चर। अब ये माइक्रो आर्किटेक्चर फैमिलीज हैं जो कि हर टॉक के ऊपर ये करते जा रहे थे, लॉन्च करते जा रहे थे। तो इसमें जो मशहूर जमाना कुछ चीजें थी, कोर प्रोसेस थे, जो कोर i7, कोर i5, कोर i3 प्रोसेस, ये प्रोसेस इन्होंने लॉन्च किए थे। और अगले फिर अगर टॉक के ऊपर देखें सैंडी ब्रिज इनका बड़ा पॉपुलर हुआ था 2011 में जो आया था। इसमें एक्सट्रीम प्रोसेस थे और फिर कोर i3 और के इनके इन्होंने कुछ नए मॉडल्स वगैरह लॉन्च किए थे। तो खैर ये टिकटॉक मॉडल भी जो सा ना, ये भी अब 2015 में आकर रिटायर हो गया। क्यों? क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। असूलन क्या होना चाहिए था कि 2015-2016 में 10 नैनोमीटर वाला आ जाना चाहिए था इनका प्रोसेस। जैसे यहां देखे ना पैटर्न कि यार 2 साल बाद एक नया प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, 32 नैनो, 14। तो 10 नैनोमीटर इन्होंने सोचा था 2016 में आ जाएगा, लेकिन वो 2016 में भी नहीं आया, 2017 ये वाला इसमें भी नहीं है, 2018 में चांसेस हैं कि वो आ रहा है, शायद वहां भी डिले हो रहा है। तो ये क्या करना है अब इन्होंने ना, फिर अब मिक्स अप्रोच शुरू की है जिसको कहते हैं प्रोसेस आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइजेशन। दोनों चीजों को यार हम इकट्ठा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब हम इस डेफिनेशन में ही जा रहे हैं क्योंकि उस चीज को फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो 2016 से अब इन्होंने ये वाला मॉडल शुरू कर दिया। अब इसमें जो होती है इनकी कुछ आर्किटेक्चर फैमिलीज है, कैबी लेक है और कॉफी लेक है जो कि आई है। जो पिछली थी वो थी स्काई लेक थी। तो कैबी लेक में जो इन्होंने किया, इसको 7th जनरेशन, अगर कुछ लोगों ने लिए हैं तो वो होता है ना मार्केट में जाए तो यार किस जनरेशन का प्रोसेसर है, तो जो 2016 में आए थे वो 7th जनरेशन के थे। और फैमिली कौन सी थी? केबी लेक थी फैमिली। तो केबी लेक फैमिली में वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है 14 नैनोमीटर का ही। अच्छा, केबी लेक में पिछले साल तो नहीं लेकिन इस साल इन्होंने काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई उसी की ना। वो क्या कि इन्होंने ना पहले तो कोर i7 जो थे ना, इनमें होती थी 4 कोर्स होती थी और एक चीज होती है जिसको कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। उसमें क्या होती है, एक कोर अपीयर होती है एज 2 लॉजिकल कोर्स के तौर पे ना। तो लॉजिकली आपको 8 कोर्स नजर आती थी, फिजिकली 4 कोर्स होती थी। तो इस साल जो इन्होंने अभी सितंबर-अक्टूबर में किया ना, तो इसमें यह है कि कोर i7 में अब 6 कोर्स भी हैं और 8 कोर्स भी हैं, जिनकी हाइपर थ्रेडिंग ऑन कर दे तो डबल हो जाती है, 16 कोर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसमें अब इन्होंने कोर i9 सीरीज भी अब लॉन्च कर दी है। कोर i9 सीरीज क्या है? बहुत ही हाई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एक सीरीज है। इसमें क्या 10 कोर्स, 12 कोर्स, 14, 16, 18 कोर्स तक चले गए हैं ये लोग। और 18 कोर्स फिजिकल कोर्स का मतलब है हाइपर थ्रेडिंग एनेबल कर दे तो हर एक कोर 2 लॉजिकल कोर्स बन जाती है।
तो 18 फिजिकल कोर्स है और 36 लॉजिकल कोर्स है। इसका मतलब ये है वो जो लॉजिकल कोर्स होती हैं वो इक्विवेलेंट टू थ्रेड्स होती हैं। कितनी थ्रेड्स चला सकते हैं आप, कितने पैनल मुख्तलिफ प्रोग्राम में एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं किसी दूसरे को हट किए हुआ है। तो इसमें 36 पॉसिबल है ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल जिस लैपटॉप के ऊपर मैं चला रहा हूं ये कोर i3 है। कोर i3 के इसमें क्या 2 फिजिकल कोर्स है और हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड है इसमें, तो 4 लॉजिकल प्रोसेस है। अगर आप टास्क मैनेजर में जाके देखें ना तो 4 प्रोसेस नजर आएंगे आपको। तो वो दो फिजिकल और 4 वो। तो यहां हालात क्या है 18 फिजिकल और वो कि कितनी हाइपर। अब ये जो है प्रोसेस तकरीबन $2000 का, इसकी मैं बात कर रहा था ना, $2000 और बियॉन्ड है ये वाला प्रोसेस। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि ये 7th जनरेशन को अपडेट किया इस साल आके भी, और प्लस इस साल की 8th जनरेशन भी लॉन्च की है इन्होंने। उस 8th जनरेशन में है वो भी 14 नैनोमीटर का है, थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया प्रोसेस। उसमें ये वाली इतनी कोर्स नहीं है, उसमें थोड़े से जो कोर i3 और 5 थे इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि कोर i3 का मतलब है 2 फिजिकल कोर्स 4 थ्रेड्स या 4 लॉजिकल प्रोसेस। कोर i5 का क्या मतलब था, यानी कि कोर i3 में थी आपकी 2 और 4 थ्रेड्स, i5 में होता था 4 ये और 4 ही इतनी, इसमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं होती थी कोर i5 में। और कोर i7 में 4 ये और 8 तक जा सकते थे। इन्होंने अब आके ना इस साल ना, ये पिछले महीने ही इन्होंने अभी इसकी वो कुछ कर दी है चेंज डेफिनेशन। अब कोर i5 और कोर i7 में 6 कोर्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये है कि इसमें 6 और 6 यही रहेंगी और इसमें 6 और 12 हो जाएंगी। और जो कोर i3 है उसको 4 और 8 के साथ चलाएंगे। सॉरी, इसमें 4 और 4 ही है, इसमें हाइपर थ्रेडिंग खत्म कर दी। तो ये वाला काम हुआ है। तो कोर i3 में और कोर i5 में हाइपर थ्रेडिंग खत्म हो गई है, कोर्स उसमें 4 कर दिए इन्होंने, और कोर i7 जो 6 पे चला गया। तो ये 8th जनरेशन जो है 8th जनरेशन में इतनी है, लेकिन जो पिछला जनरेशन जिसका है दोनों ये अभी पिछले 2 महीने में ये वाले मॉडल्स भी इन्होंने अभी लॉन्च किए, ये वाले मॉडल्स भी अभी 2 महीने पहले लॉन्च किए। लेकिन ये जो पिछली जनरेशन है इसमें ये यहां तक चले गए और इसमें ये यहां तक है 12 तक। क्या नेमिंग कन्वेंशन है, ये कोई लॉजिक नहीं है इसकी, नेमिंग है, नेमिंग की हुई है, बस कोई भी नाम रख सकते थे। उसमें आप देखें वो आपको बताया होगा ना कि कोर i5 है, कोर i7 लगा हुआ है, तो उसका मॉडल देख लें, उसको आप गूगल करें तो आपको इंटेल की साइट पे बता देगा, उसकी डिटेल्स बता देगा क्या है। लेकिन इन जनरल अगर कोर i3 है 2000, यानी कि ये जो नई सीरीज है इससे पीछे पीछे देखें, इसके तो अभी आने हैं, अभी आए नहीं है, अभी मार्केट में नहीं आए, अभी आने हैं, आना शुरू हो रहे हैं, जनवरी फरवरी तक आएंगे मेरे ख्याल में। तो अभी तक जो आपको मार्केट में मिलेंगे तो कोर i3 का मतलब 2 फिजिकल कोर्स और 4 वो, कोर i5 का मतलब 4 ही वो और 4 ही, और कोर i7 का। अच्छा, फिर एक लैपटॉप में होता है U प्रोसेसर, ठीक है, तो वो होते हैं कि कोर i7 ही होता है, लेकिन उसके साथ पोस्ट फिक्स लगा होता है U का। जो U प्रोसेसर होते हैं उनमें मसला ये होता है कि उनमें सिर्फ 2 कोर्स ही होती हैं, उनमें 4 कोर्स नहीं होती। तो कहने को वो कोर i7 प्रोसेसर है, लेकिन U के साथ है। U का मतलब उसको ये लॉन्च कैसे मार्केट कैसे करते हैं कि लो पावर प्रोसेसर है, कि बिजली कम खाएगा, बैटरी कम खाएगा, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी कम होती है, परफॉर्मेंस उसकी काफी कम होती है U वाला जो सा होता है। तो उसमें कोर्स 2 ही होती हैं, कहने को कोर i7 होता है वो, लेकिन कोर्स उसमें सिर्फ 2 होती हैं, ठीक है। और हाइपर थ्रेडिंग के साथ में 4 होती हैं, यानी कि वो कहने कोर i3 की तरह की फील है उसकी, उस चीज की मोबाइल्स की दुनिया में, डेस्कटॉप में नहीं, ये जो मोबाइल प्रोसेसर है उनकी ये मैं बात कर रहा हूं। क्या आप कह रहे हो कि जो कोर्स को डबल करते हैं? यार देखो, एक तो ये ऐसे ही है, मैं कहूंगा यार ये कमरा 1 था, पहले मैंने 2 कर दिए, है ना, तो 2 कर दिए, तो इससे क्या होगा कि जितना इसके बनाने में कॉस्ट लगी है उतनी मुझे अभी और चाहिए, लेकिन 2 कर दिए उसके फायदे भी हो गए ना कि 2 स्पेसेस आ गई हैं। अब उधर भी पहले कह लेंगे 1 गाड़ी थी तो अब 2 गाड़ियां आ गई हैं, जो कहने उनकी कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांजिस्टर्स बढ़ गए, ठीक है। स्पीड तकरीबन उतनी है, स्पीड में ये बेचारे अब एक लेवल से ज्यादा नहीं जा पाते ऊपर, 3 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज से ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्यों? उसके ऊपर पावर डेसिपेशन बहुत है। वो कहते हैं अच्छा फिर कोर्स को बढ़ाते चले जाते हैं, क्यों? जब ये सिस्टम चल रहा है सर, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही हो सकता है मैंने पीछे कोई सिमुलेशन लगाई हो,
उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, मैट लैब में मैंने कोई लगाई, पीछे विजुअल स्टूडियो चलाया, उसकी थ्रेड्स चल रही होंगी। अगर वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, अगर मैं स्काई के ऊपर बात कर रहा हूँ वीडियो पे किसी भी, तो 3 थ्रेड्स तो चल रही होंगी उस वक्त। एक कम्युनिकेशन की चल रही होगी, ऑडियो की थ्रेड चल रही होगी, तीसरी वीडियो की चल रही, तो 3 थ्रेड्स चल रही होंगी उस वक्त। तो उस वक्त मेरे पास जितने मल्टी कोर्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा होगा, लेकिन एक लेवल के बाद एक हद से ज्यादा कोर्स का भी कोई इतना फायदा नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है कि यूजेज क्या है आपका। अगर एक टिपिकल यूजर है तो फिर 3-4 कोर्स के बाद 8-6-7 थ्रेड्स के बाद फिर आपका ताकि आपको इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप फिर चीजों को कर सकते हैं आगे पीछे। तो ये होता है, यानी कि आप बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ती है, उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, उनकी पावर डिसिपेशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन परफॉर्मेंस भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये नहीं है कि लीनियर रिलेशनशिप है कि मैं कहूं कि मैं 4 कोर्स पे था और मैं 18 कोर्स पे चला गया हूं तो मेरी परफॉर्मेंस भी 4 टाइम्स बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यह आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो उस पैरेललिज्म का कितना फायदा उठा रही है। ये वाली कुछ चीजें जो कि हम लेटर पार्ट ऑफ द कहते हैं कोर्स में हम इसको डिस्कस किया करेंगे। फिर इनके अलावा ना इनकी कुछ और सीरीज भी हैं इंटेल की। एक एटम प्रोसेसर है, जो टैबलेट्स वगैरह है ना इंटेल के टैबलेट्स, उसमें एटम प्रोसेसर लगा होता है। फिर इसके अलावा इनका एक पेंटियम को इन्होंने एक रीलॉन्च सा किया हुआ है। फिर एक इनका क्वार्क प्रोसेसर है जो कि आईओटी वाले डिवाइसेस में होता है। तो ये 3-4 कुछ और भी इनके प्रोसेसर्स एग्जिस्ट करते हैं। टाइटेनियम प्रोसेसर है इनका जो सर्वर्स के लिए होता है। तो ये कुछ और भी फैमिलीज है। ये एक टेबल है, जस्ट सिंपली ये आप खुद डिटेल में देख लीजिएगा इसको। और ये इनका जो रेफरेंस मैनुअल है उससे लिया हुआ है। वो रेफरेंस मैनुअल मैंने शेयर किया है ऑलरेडी ड्रॉप बॉक्स के ऊपर। तो इसमें देखें जो 8086 जो 78 में था ना, जो पहला 16 बिट का प्रोसेसर था, उसमें देखिए ट्रांजिस्टर कितने, 29,000, 29,000 थे सिर्फ। रजिस्टर्स का साइज 16। मैक्सिमम एक्सटर्नल मेमोरी स्पेस कितनी, 1 मेगाबाइट। कितनी, 1 मेगाबाइट, कुछ भी नहीं। हमारा जो कंट्रोलर है आजकल जो हमने इस्तेमाल किया था उसमें से ज्यादा थी। ठीक है, फिर ये चीजें देखें बढ़ती जा रही। 286 में आगे 29,000 थे, हम 1,34,000 पर आ गए तकरीबन। पेंटियम प्रोसेसर में 3 मिलियन के ऊपर आ गए। पेंटियम 2 प्रोसेसर में 7 मिलियन के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये देखें ये क्या ट्रांजिस्टर काउंट बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम जो एड्रेसेबल मेमोरी थी 1 MB से शुरू हुई थी, अब 64 GB तक पहुंच चुकी हुई है, चल रही है। कैशे साइजेस बढ़ते रहे, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, एक दौर था, फिर 8 KB था, अब 60, 32, 256 इस तरह। अच्छा ये देखें, ये ट्रेंड देखें बढ़ता जा रहा है। 8.2 मिलियन इधर स्टार्टिंग है पेंटियम 3 का, और पेंटियम 4 में 125 मिलियन तक पहुंच चुके हैं अगर हम सबसे नीचे वाली लाइन के ऊपर आ जाए। और अगर हम आते जाए आगे तो पेंटियम M में जो मोबाइल प्रोसेसर में 140 मिलियन है, कोर डुओ में 152 मिलियन है, एटम प्रोसेसर में 47 है। अच्छा इसमें कोर i7 में देखें जो सबसे नीचे वाला है, जो कि 2008 में पहली दफा लॉन्च हुआ था कोर i7 प्रोसेसर, तो उसमें कितने थे, 731 मिलियन ट्रांजिस्टर्स। और कोर i7 का ही जो ये एक्सट्रीम एडिशन है जो 2010 में लॉन्च हुआ था, इसमें कितने थे, 383 मिलियन। और इस तरह जो सर्वर क्लास के लिए Xeon प्रोसेसर था उसमें कितने थे, 2.3 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। तो ये देख लें कितने बिलियंस में है, यानी वो इतना सा ट्रांजिस्टर बिलियंस में है, यानी कि गिनती करना ही मुश्किल है। तो किस तरह पैक किया है, क्या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो भी उतनी छोटी होती जा रही है, परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। और ये देखिए फिर कोर i7 में फिर एक और जो बूस्ट के साथ है वो कितने, तकरीबन 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें। और मैक्सिमम एक्सटर्नल मेमोरी उसमें कितनी है, 64 है। अरे मैंने बताया था कि सर्वर्स में ना, सर्वर्स में मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो Xeon में देखें, Xeon में मैक्सिमम मेमोरी कितनी हो सकती है एक्सटर्नल, 16 टेराबाइट, इधर कितनी 64 गीगाबाइट, यानी कि कोई 1000 का फर्क कह सकते हैं आप। तो खैर ये एक हमारा था, इसे आप डिटेल में देख लीजिएगा, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन है तो उसे आप खुद ब्राउज कर लीजिएगा। तो इधर अगर हम देखें एक जो टर्म अगर हम इंट्रोड्यूस कर लें जिसका जिक्र आगे भी आता रहा करेगा, जैसे हमारा पहले था ना हार्वर्ड का आर्किटेक्चर का, वॉन न्यूमैन का आया था पहले भी, तो इस तरह एक और पेयर में हमें मिला करेंगे टर्म के, यार सिस्क का कि रिस्क है। तो रिस्क हमें पढ़ लिया हुआ है जो कि पिक था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो उसमें बड़ी कम थी इंस्ट्रक्शन, कितनी 75,
अब कोई कहने वाला क्या सोचता है यार 75 कम होती हैं, तो हम कहेंगे हाँ 75 कम होती है। अगर हम सिस की देखें तो थाउजेंड्स में होती है वो, तो उसके मुकाबले में 75 कुछ भी नहीं है। तो रिस्क क्या होता है कि इसमें सादा सा इंस्ट्रक्शन सेट था और तमाम इंस्ट्रक्शन तकरीबन एक ही बिट की होती है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 बिट्स होंगी। बिट से क्या हमारा इंस्ट्रक्शन का अपना साइज कितना है, 16 बिट की है, 32 बिट की है, सारी 32 बिट की है, नहीं तो सारी 16 बिट की है। तो सिमिलर तकरीबन होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे साइज। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड सिंपल होती हैं। ज्यादातर ये क्या होता है, रजिस्टर लोड आर्किटेक्चर होता है कि जिसके ऊपर आपने प्रोसेस करना होता है, पहले मेमोरी से लोड करके उसमें रजिस्टर में लाते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसे मेमोरी में लिखवा देते हैं। इसके अंदर ये होता है। इसकी एग्जाम्पल ये आर मैप्स या पिक के जो थे कंट्रोलर वो थे। ये जो इंटेल जो कि हम प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में, ये सिस की एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट का वॉल्यूम दिखाऊंगा ना मैंने जो शेयर किया हुआ है, तो उसमें एक एक इंस्ट्रक्शन की कोई 30 से 40 वेरिएशंस हैं। सिर्फ एक मूव ही करना है ना, एक मेमोरी में मूव करना है, तो उसकी 30 से 40 वेरिएशंस हैं एग्जिस्ट करती हैं। तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं और वो इंस्ट्रक्शन आगे प्रोसेसर के अंदर एक कह लेंगे एक लगा होता कन्वर्टर कह ले, या उसे कहते होते हैं माइक्रो कोड होता है ना जो जनरेट करता है उन इंस्ट्रक्शन से, एक इवन वो लगा होता है उसके अंदर। तो इंस्ट्रक्शन सेट बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स है। इंस्ट्रक्शन बिट वेरिएबल हो सकती है। अब इंटेल के अंदर में 8 बिट की भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, 16 की भी मिल जाएगी, 32 की भी मिल जाएगी, 24 वाली भी मिल जाएगी। ये वेरिएबल इंस्ट्रक्शन, अरे जब ये वेरिएबल होती है ना, उसका नुकसान ये होता है कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होता है ना वो डिफिकल्ट होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसका डिजाइन डिफिकल्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी वजह से भी आती है। फिर ये माइक्रो कोड इंटरप्रेटर इसे चाहिए। माइक्रोप्रोसेसर के अंदर एक माइक्रो कोड इंटरप्रेटर लगा होता है जो उन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर कह लगा हुआ है। एग्जाम्पल इसकी इंटेल वाली फैमिली है, मोटरोला के होते थे प्रोसेसर, अब तो इंटेल AMD के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इंटेल का प्रोसेसर जो लेटेस्ट कुछ है जिसमें 36 कोर्स तक है, 18 है, तो इस तरह AMD के भी है। AMD का है सीरीज, उसे कहते हैं Zen सीरीज है, और Zen में एक है थ्रेडरिपर। थ्रेडरिपर जो है वो 16 कोर्स है और 32 थ्रेड्स उसमें चल सकते हैं। उसकी कॉस्ट कितनी है, हाफ है इंटेल से। इंटेल वाले $2000 का अगर वो बेच रहे हैं तो $1000 में बेच रहे हैं। वो बड़ा पॉपुलर जा रहा है, अभी उन्होंने इस साल लॉन्च किया और वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है। यानी उसको कम्पीट करने के लिए इंटेल ने अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए कह लेंगे बाकी चीजें जल्दी जल्दी लॉन्च की हैं। AMD वाले ज्यादा पहले उसमें कह लेंगे थे फर्स्ट कमर्स से। तो सिस्क और रिस्क आपको याद रहना चाहिए यार, क्या है फर्क, कभी पूछ लेते हैं कभी। अच्छा, तो अब ये तो एक था बेसिक इंट्रोडक्शन कह लें इसमें। अब हम देख लेते हैं कि यार हम जो पढ़ रहे होंगे, जो फोकस कर रहे होंगे ना, हम कर रहे होंगे 32 बिट प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। आजकल जो हम इस्तेमाल करें Core i3 वगैरह जितने भी प्रोसेसर है, अगर कोई पूछे कि यार कितने बिट का प्रोसेसर है ये, तो क्या ये 32 बिट का प्रोसेसर है? नहीं, ये 64 बिट का प्रोसेसर है। ये जो भी Core i3, Core i5, Core i7 जितने भी प्रोसेसर है ना, ये सारे 64 बिट प्रोसेसर है। हाँ, ये और बात है कि आपने इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का इंस्टॉल किया कि 64 बिट का किया। तो कभी विंडोज 10 या विंडोज 8 या 7 अगर आप इंस्टॉल करने लगे तो वो लिखा होता है कि यार 64 बिट का एडिशन है कि 32 बिट का एडिशन है, ये लिखा होता है उसके ऊपर। तो बेहतर तो ये है कि अगर 64 बिट का प्रोसेसर तो आप इसके ऊपर 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। तो जैसे मेरा है इसके ऊपर 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। तो वो क्या होता है, वो कहते होते हैं कि यार IA 64 आपने विंडोज डाउनलोड करनी है, या IA 32 भी कह देते हैं, या X86 भी कह देते हैं कि ये वाली विंडोज डाउनलोड करनी है। तो इसका मतलब होता है कि 32 बिट वाली करनी है, इसका मतलब है 64 बिट वाली करनी है। IA इंटेल आर्किटेक्चर, I फॉर इंटेल और A फॉर आर्किटेक्चर, इंटेल आर्किटेक्चर 64। तो हमारे ये जो है आजकल लैपटॉप्स हैं ये सारे 64 बिट के। और हम जो विजुअल स्टूडियो चला रहे होते हैं नॉर्मली इसके ऊपर, वो 32 बिट में चला रहे होते हैं। तो इसके अंदर 64 बिट के अंदर रह के हम 32 बिट वाला काम कर सकते हैं, 32 बिट वाले के अंदर रह के हम 16 बिट वाला काम कर सकते हैं, 16 बिट के अंदर रह के हम 8 बिट वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 64 बिट के अंदर हम 16 बिट वाला काम एक स्टेज पीछे जा सकते हैं, 2 स्टेज पीछे नहीं जा सकते। तो क्या है कि 64 बिट वाला अगर है तो इसके अंदर हम 64 बिट का भी प्रोग्राम चला लेते हैं और 32 वाला भी चला लेते हैं। और अगर 32 वाला है तो इसमें 32 वाला चला लेंगे, 64 वाला तो नहीं चला पाएंगे और 16 वाला चला लेंगे। और अगर 16 वाला है तो इसमें 16 और 8 वाला चला लेते हैं। तो हम हैं कहां, हम यहां हैं।
हमारे कुछ प्रोग्राम्स 64 बिट के भी होते हैं, कुछ 32 बिट के भी होते हैं। ठीक है, ऑफिस अगर प्रोग्राम हम यूज करें तो मोस्ट प्रॉब्लम 32 बिट का होगा, तो चला रहे हैं, चलता है। बेहतर क्या है, 64 वाला आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है, तो नए आर्किटेक्चर के सारे एडवांटेजेस ले रहा होगा। तो लेकिन 32 वाला भी चल जाता है। हम अभी क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम 32 बिट इंटेल आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे, और उसमें जहां उसमें अलाउंग द वे हम थोड़ा सा इनका 16 बिट वाला आर्किटेक्चर भी देख लेंगे, और थोड़ा सा इनका 64 वाला भी देख लेंगे। लेकिन कोई एक चीज समझ लें हम, तो बाकी की चीजें हम कर सकते हैं। तो IA32 की जब बात होती है, तो IA32 का मतलब है कि इंटेल आर्किटेक्चर 32 बिट। तो IA32 आर्किटेक्चर कौन कौन सी ऑपरेटिंग मोड्स को सपोर्ट करता है? नंबर 1 प्रोटेक्टेड मोड। ये वो मोड है जिसके अंदर हमारा इन जनरल सिस्टम जब भी विंडोज बूट होती है चल रहा होता है, ये वो मोड है, प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, नेटिव स्टेट ऑफ द प्रोसेसर है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ही इसने जाना है। प्रोटेक्टेड क्या है? प्रोटेक्टेड इसमें यह है कि जनाब इसमें प्रोसेसर लेवल पे ये गारंटी होती है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के मेमोरी स्पेस को वायलेट नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं इसको कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंजंक्शन विद द माइक्रो प्रोसेसर इस चीज को इंश्योर करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे में ना जाए, अगर हो तो एक्सेस वायलेशन की एक्सेप्शन है और आपको उधर ही रोक दिया रहे। तो ये बड़ा एक यूजफुल चीज है, अगर आप स्केलेबल बड़े प्रोग्राम बनाने चाह रहे हैं तो आपको इस तरह की कुछ वाइडॉक्स चाहिए होते हैं, ये उनको सपोर्ट करता है। हर प्रोग्राम इसमें 4 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, हर प्रोग्राम 32 बिट मोड में। तो जैसे मैंने बताया कि नेटिव मोड है विंडोज 8 वगैरह में, 10 वगैरह में, लिनक्स वगैरह में यही है। अच्छा, इसमें क्या है, इट कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट रियल एड्रेस मोड 8086 सॉफ्टवेयर इन प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, तो ये रियल एड्रेस मोड जो 8086 सॉफ्टवेयर है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है इसमें। किस तरह? वो इनकी एक मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम वर्चुअल 8086 मोड अनेबल कर लेते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड मोड है। तो उस अगर वर्चुअल मोड में अगर हम आ रहे हैं तो वर्चुअल मोड में क्या होता है, वर्चुअल मोड से मुराद है कि कोई ये इन एक्चुअल नहीं है, ये उसको एमुलेट कर रहा है उस मोड को ना, 8086 मोड को। 8086 क्या था, अभी बताया था, 8086 वो प्रोसेसर था जो कि 1978 में लॉन्च हुआ था, 16 बिट का प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे आजकल के 32 बिट के भी प्रोसेसर हैं, ये उस 1978 वाले प्रोसेसर की भी स्टेट को एमुलेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा कमाल है इंटेल का, यानी कि इंटेल का एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि इनके जो भी प्रोसेसर है ना, ये बैकवर्ड कंपैटिबल रहे हुए हैं, यानी कि 20 साल पुराना प्रोग्राम भी वो भी चल जाएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो नहीं बेचारे इंटेल, लेकिन इनका आर्किटेक्चर ये अलाउ करता है। इनका हर नया आर्किटेक्चर के अंदर पिछला आर्किटेक्चर उसके अंदर छुपा हुआ होता है, उसमें उसके ऊपर बिल्ड होता रहता है। तो अब उसके अंदर भी आप कह लें कि ये जो वर्चुअल 8086 मोड है ये एग्जिस्ट करती है, इन एक्चुअल नहीं है उस प्रोसेसर में, लेकिन एमुलेट होती है। तो आपको प्रोग्राम को इस तरह लगता है कैसे 8086 मोड में है, तो आपको पुराना प्रोग्राम हो तो वो भी चला सकते हैं। तो जब इसमें चलेगा तो ये फिर जो भी 8086 मोड के थे कुछ तकाजे कि वो 1 MB रैम को एक्सेस करता है, ये वो, तो उन लिमिटेशंस के साथ फिर इसमें चल रहा होता है प्रोटेक्टेड मोड में। दूसरी मोड क्या है जनाब इसकी? दूसरी है इसकी रियल एड्रेस मोड। पिछली क्या थी? पिछली मोड का नाम था प्रोटेक्टेड मोड। अगेन प्रोटेक्टेड मोड में क्या थी खास बात? नेटिव स्टेट थी। अगर मैं जस्ट बहुत सारी कहानी हो, नेटिव मोड है, ये वो मोड है जिसमें विंडोज वगैरह 32 बिट वाली विंडोज वगैरह सारी बूट होती हैं, ये वो मोड है 32 बिट की। इसी के साथ कंडीशन क्या है? IA32 के साथ इस वक्त मैंने 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ठीक है, दो चीजें, एक है प्रोसेसर और एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक है प्रोसेसर का 64 बिट होना और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का 64 बिट होना या 32 बिट होना। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखनी है आपने। तो ये जो प्रोसेसर है इस वक्त मेरे पास जो चल रहा है जिस पे ये प्ले हो रही है 64 बिट का प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें 64 बिट का है। ठीक है, लेकिन ये 64 बिट का प्रोसेसर 32 बिट मोड भी चला सकता है। एक बात, जो लैब्स में आपके प्रोसेसर है अगर वो कोर टू डुओ वाले लगे हैं उसमें प्रोसेसर, तो वो 32 बिट का प्रोसेसर होगा जो ये वाला है। ठीक है, या ये कि मैं इसके अंदर 32 बिट की विंडोज इंस्टॉल कर लूं तो फिर भी मैं यही वाली चीज अचीव कर लूंगा 32 बिट का। और 32 बिट वाले
उसमें जाके मैं 16 बिट वाली मोड ऑन कर सकता हूं। वो 16 बिट वाली मोड कैसे ऑन होती है इसमें, अगर प्रोटेक्टेड मोड के अंदर रहते हुए ऑन करना तो इसको वर्चुअली मैं ऑन कर सकता हूं, वर्चुअल 8086 मोड इसको कहलाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम रियल एड्रेस मोड भी इसमें एग्जिस्ट करती है, जो कि 8086 थी, वो वर्चुअली थी, ये इन एक्चुअल उसी मोड में चलेगा। फिर 8086 मोड है। अगर किसी का इत्तेफाक हुआ हो तो ये होता है कि पहले होता था कि विंडोज के अंदर ना आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलते थे तो वो विंडोज का एक टास्क के तौर पे खुलती होती थी, तो वर्चुअल मोड हो कह लें। और फिर दूसरी एक ऑप्शन होती थी कि हम ना विंडोज को रीस्टार्ट करते थे तो कहते थे कि डॉस में बूट हो, तो जो डॉस में बूट होती थी तो रीगल एक उसमें रियल एड्रेस मोड में चली जाती थी पूरी की पूरी 16 बिट के अंदर, जिसमें कोई मल्टीटास्किंग वगैरह इस तरह काम नहीं होते थे। तो ये उसकी बात हो रही है। अब हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता। खैर, तो इसमें सिर्फ 1 MB मेमोरी एक्सेस हो सकती है, और पूरी जो 8086 की जो 1978 की थी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट उसको इंप्लीमेंट कर रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेसर स्टार्ट होता है अपॉन रीसेट तो ये रियल एड्रेस में होता है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस थी, अब आप लोग तो नहीं इस्तेमाल करते, वो जो होती थी वो रियल एड्रेस मोड में चलती थी। ठीक है, तो जो बायोस वगैरह जो लोड हो रही होती थी तो वो इसमें होती थी रियल एड्रेस मोड में। वंस स्टार्टेड होता था फिर वो प्रोटेक्टेड मोड में चला जाता था। और तीसरी इसकी क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट मोड। सिस्टम मैनेजमेंट मोड में क्या होता है, ये ना कुछ कह लें कि पावर मैनेजमेंट और सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट की मोड है। मसलन अगर आपने अपने सिस्टम को स्लीप कर दिया, लेट की मैंने बंद कर दी, स्लीप में चला गया, तो ये सिस्टम मैनेजमेंट मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मोड ही प्रोसेसर की होगी उसमें चला गया है। जब आप में से दोबारा वेक करूंगा तो ये उससे जाके या रियल एड्रेस मोड में आ जाएगा या प्रोटेक्टेड मोड में, जिस भी लास्ट स्टेट में वो था वो उसमें आ जाएगा। तो ये 3 मोड्स हैं हमारे IA32 की। तो हाँ, जस्ट थोड़ा सा चलो ठीक है, हम पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी सोल्यूशन भी थोड़ा सा डिस्कस करना, पेपर वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, तो बाकी फिर कर लेंगे। ठीक है।